हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्षिति वैविध्य के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पुनः एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हुई हूँ। लगातार हम एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 5 अध्याय 5 चैप्टर पे हम बात कर चुके हैं, प्रश्नों को उसके सॉल्व कर चुके हैं। उससे पूर्व इसी चैनल के माध्यम से इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराया गया है। जिन्होंने अभी तक उन प्रश्नों को नहीं देखा है वो चैनल पर जा कर के उन प्रश्नों को देखें, क्योंकि ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं सभी आगामी परीक्षाओं के लिए। चाहे वो सीटेट की बात कर ले, यूपी टेट की बात कर ले, बीपीएससी की बात करें, यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी हायर की बात कर लें, अन्य राज्यों के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी बात कर ले जिसमें जीएस के प्रश्न बनते हैं, चाहे जहाँ भी जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो अध्याय का चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों उदाहरण पर्वत, घाटी, पठार एवं मैदानों का निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ। पूछ रहा है कि जो पृथ्वी के ये स्थल रूप हम जो देखते हैं, पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों के रूप में, इनका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा हुआ। आंतरिक प्रक्रिया के द्वारा, बाह्य प्रक्रिया के द्वारा, या आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रिया के द्वारा, या डी कह रहा है कि इनमें से किसी प्रक्रिया के द्वारा नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है कि इन स्थल रूपों का निर्माण दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रक्रियाएं इनके निर्माण में सहायक रहीं, सहयोगी रहीं। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से जगहों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ गई और कहीं धंस गई, और बाह्य प्रक्रिया जो स्थल को लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं और पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण को निक्षेपण कहते हैं। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, और एक और दो, दोनों, और डी कह रहा है कि ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, ये दोनों कथन सही हैं कि निक्षेपण और अपर्दन के संदर्भ में, कि पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम अपर्दन कहते हैं और निक्षेपण कहते हैं कि पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है और निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका पुनः निर्माण होने लगता है, और ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। स्थलाकृति निर्माण की ये बाह्य प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, अपर्दन और निक्षेपण। तीसरा प्रश्न है कि विश्व की सबसे पुरानी वल्लित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। अगर विश्व की सबसे पुरानी वलित श्रृंखला की बात की जाए तो ऑप्शन देखते हैं पहले। अरावली, यूराल, रॉकीज और अपलेशियन पर्वत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबको पता होगा मेरे ख्याल से। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। भारत में है ये, ठीक है, भारत के राजस्थान में है। और अपर्दन की प्रक्रिया के कारण क्या हो गई है कि ये श्रृंखला लगातार घिसती जा रही है, घिस गई है। अपलेशियन पर्वत की बात करें तो कहाँ है? अपलेशियन पर्वत उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में है। और रॉकी पर्वत की बात करें तो ये भी नॉर्थ अमेरिका में है। यूराल पर्वत कहाँ पे है? रूस में है, ठीक है। और ये सभी भी वलित पर्वत है। अगर भारत की हिमालय पर्वत की बात करें तो ये भी वलित पर्वत है, लेकिन ये नवीन वलित पर्वत है। अगला प्रश्न है चौथा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। जिन पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं उन्हें हिमानी कहते हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि हिमानी किसे कहते हैं। और दूसरा है कि पर्वतों के एक रेखा क्रम में व्यवस्थित होने की श्रृंखला कहा जाता है। कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, और एक और दो, दोनों, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है कि ये दोनों कथन सत्य हैं कि जिन पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है उन्हें हिमानी कहते हैं।
कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं जिनको हम हिमानी कहते हैं, और कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। पर्वत जो होता है एक रेखा क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, उन्हें हम श्रृंखला कहते हैं। और बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जैसे हिमालय की बात कर लें, आल्प्स की बात कर लें, एंडीज पर्वत की बात कर लें, ये इनकी श्रृंखलाएं हैं। अगला प्रश्न है पांचवा, कि जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को हम क्या कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और जो शिखर होता है वो शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वतों को क्या कहते हैं? वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे पर्वतों को हम वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय और आल्प्स वलित पर्वत के उदाहरण हैं। छठा प्रश्न है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? यूराल पर्वत ज्वालामुखी पर्वत है, वासेजस पर्वत भ्रंशोत्थ पर्वत है, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, और फ्यूजियामा पर्वत वलित पर्वत है। तो कौन से सही सुमेलित है? पूछ रहा है कि ये जो पर्वत हैं वो किस प्रकार के हैं, ज्वालामुखी हैं, भ्रंशोत्थ है, या वलित हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, 1 और 4, 2 और 3, सी कह रहा है कि 1 और 3, और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो कौन से कथन इसमें से सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर है बी। जो दूसरा और तीसरा है ऑप्शन, वो सही है कि उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। ठीक, और इनकी ऊंचाई बहुत कम है। ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत हैं। जब कोई भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। और उसके बाद भ्रंशोत्थ पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या हार्स्ट, और नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश या ग्रैबेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी और वासेजस पर्वत इसी तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। कौन कौन? राइन पर्वत कहाँ है? यूरोप में है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। और फ्यूजियामा पर्वत कहाँ है? तो ये जापान में है। ये कैसे पर्वतों के उदाहरण है? तो ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। और ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, दूसरा और तीसरा। सातवां है, मोनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण हिंद महासागर और दक्षिण महासागर। अभी हमने बताया कि कुछ पर्वत समुद्र के अंदर भी हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो मोनाकी पर्वत जो है वो प्रशांत महासागर में है। ये इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ये कितनी है? 10,205। एवरेस्ट शिखर से भी ज़्यादा। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848, लगभग 49 कहीं कहीं दे देता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन है दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पूर्वी पठार, या तिब्बत का पठार। तो इसका सही उत्तर क्या है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। और समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4,000 से 6,000 मीटर तक है। पठार क्या होती है? उठी हुई और सपाट भूमि होती है। ये अपने आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। बहुत बार पठार और पर्वत में अंतर भी पूछ देता है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए जलप्रपातों में पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात को पहचानिए। हुंड्रू जलप्रपात, जोग प्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात। पठारी क्षेत्रों में जो जलप्रपात हैं उनको पहचानने की बात कर रहे हैं। हुंडरू जलप्रपात, जोग प्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 और 3। सी कह रहा है 1 और 2, डी कह रहा है कि 3 और 4। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी, पहला और दूसरा जो है सही है। पठारी क्षेत्रों में भी जलप्रपात होते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित कौन सा जलप्रपात है? हुंडरू जलप्रपात। कहाँ पे है? छोटा नागपुर पठार के स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। और कर्नाटक में शरावती नदी पर, कर्नाटक के शरावती नदी पर जो प्रपात है। और इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण जो हैं पठारी क्षेत्रों के जलप्रपात होते हैं। ठीक है ना। जोग और हुंडरू की बात हमने अभी कर ली। जोग प्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। और किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। धुआंधार जलप्रपात की अगर बात करें तो ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? नर्मदा पर स्थित है। अगला प्रश्न है 10वां कि मैदानों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अधिकांश मैदान मुख्य नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के कारण बने हैं और मैदान विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक और ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, ये दोनों कथन सही हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं और सामान्यतः अधिकांश मैदान मुख्य नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं या बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं और उन्हें क्या करती हैं? अपर्दित करते हुए चलती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान जो होते हैं वो अधिक उपजाऊ होते हैं और यहाँ आवास और परिवहन के साधनों का निर्माण करना भी आसान होता है। इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। अगला प्रश्न है यांगत्से नदी कहाँ बहती है? और ये आज का आखिरी प्रश्न भी है। यांगत्से नदी कहाँ है? चीन, मंगोलिया, रूस और उत्तरी अमेरिका। तो सबको उत्तर इसका पता होगा, चीन। तो इस श्रृंखला में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।